नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल अधिकार की आगे की चर्चा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में यानी कि मूल अधिकार का जो पहला वीडियो आया था उसमें मैंने बात कर ली थी मूल अधिकार क्या है, कौन कौन से मूल अधिकार है और कौन कौन से मूल अधिकार उनमें क्या प्रावधान है, उन सब की बात मैंने कर ली थी। लेकिन इस वीडियो में हम सभी एक एक अनुच्छेद को विस्तृत रूप से देखेंगे और उसकी व्याख्या क्या है उसको देखते हैं कि एक एक पॉइंट को जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मूल अधिकार, ये दोनों वीडियो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि मूल अधिकार से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मैंने मतलब कुछ आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल है उन सबके बारे में बात की है, साथ साथ में उनके क्या प्रावधान है उनके बारे में बात की है, और उसके साथ में इसके मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों में अंतर क्या है उसकी भी चर्चा हम इसी वीडियो में आपको करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपको इसके थ्रू बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मूल अधिकार से संबंधित आपके जितने प्रश्न आएंगे वो सभी यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, यानी कि मूल अधिकार के संवैधानिक प्रावधान क्या है उनके बारे में। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उसकी व्याख्या को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में क्या क्या प्रावधान है उनको देखते हैं। अनुच्छेद 12 में जो प्रावधान है उनको हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 12 में देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिसके आपको समझ में आ जाए। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। तो पहला जो शब्द यही याद रखना है कि जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा को बताता है। अब राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होंगे उनके बारे में देखते हैं कि जिसमें सरकार और संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, ये राज्यों की सरकार, ये केंद्र सरकार यहाँ बोल दे, यहाँ राज्यों की सरकार और विधायिका। फिर सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, संस्था आदि, और अन्य सभी प्राधिकरण अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक, वैधानिक हो या गैर वैधानिक। गैर वैधानिक में जैसे कि LIC, ONGC, सेल, तो ये सब प्रावधान, ये सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि इन सब की चर्चा जो है आर्टिकल 12 ही करता है। जिस उसके साथ साथ में उच्चतम न्यायालय के अनुसार एक निजी निकाय, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वो भी राज्य के भीतर ही आता है, यानी राज्य की परिभाषा के अंदर ही कहा जाता है। या राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाली संस्था भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये सभी बातें मैंने अनुच्छेद 12 से संबंधित थी, उनको स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी चीज का डाउट हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर भी आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सभी विधि जो जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक है, शून्य घोषित हो जाएंगी। तो कोई भी विधि है, यानी कि अनुच्छेद 13 कहता है अगर कोई कानून या कोई विधि बनती है, अगर कोई जो संसद में कानून बनाया जाता है, किसी प्रकार का जो अगर कोई विधि बनती है, तो अगर वो मूल अधिकार को हनन या मूल अधिकार के साथ असंगत है, अगर मूल अधिकार का हनन करती है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में शब्द विधि। शब्द कौन सा है? विधि। विधि निरूपित करता है कि संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाई गई स्थायी विधियां, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियां, प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे आदेश, नियम, उपविधि, विनियमन या अधिसूचना, विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे कि रूढ़ि या प्रथा जो विधि का प्रभाव रखती है। तो ये सभी बता दिया कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं विधि के। फिर इन्हें मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और इसलिए इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो शून्य घोषित करने की बात कहाँ करता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद, साथ साथ में अनुच्छेद 13, ये भी अनुच्छेद 13, हाँ अनुच्छेद 13 में साथ साथ में अनुच्छेद 13 ये भी स्पष्ट करता है न्यायिक पुनर्विलोकन प्रदान करता है। तो न्यायालय का जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है तो उसको भी विस्तृत करता है कौन? तो अनुच्छेद 13 के ही प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 13 में और भी प्रावधान है, उनको देखते हैं कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। तो अनुच्छेद 13 ही घोषित करता है कि जो संविधान संशोधन वो कोई विधि नहीं है।
ठीक है, और इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रश्न पूछा जा भी चुका है और पूछे जाने की संभावना है कि ऐसा कोई जो संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के तहत आता है, तो नहीं, वहां पे बोलना है कि नहीं, ये 13 के अंतर्गत नहीं आता है। और संविधान संशोधन की कोई विधि भी नहीं है और इसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। प्रश्न आ चुका है कि संविधान संशोधन जो है उसकी चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, तो नहीं, नहीं दी जा सकती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, संविधान संशोधन हुआ है किसी में, अगर उसके द्वारा अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, तब न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये केशवानंद भारती 1973 में यह प्रावधान आया था। और यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध भी घोषित किया जा सकता है। अगर वो जो भी संविधान संशोधन किया गया है, अगर वो मूल ढांचे के खिलाफ है तो उसको क्या है, अवैध घोषित किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 13 के जितने प्रावधान में वो सभी मैंने बता दिए। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा पूरा देख लीजिए, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करेंगे, ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप में आपको बारी बारी से जैसे वीडियो जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 14। हाँ, और एक बात बता देना चाहता हूं मैं कि आपको इससे पहले की वीडियो भी मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि पॉलिटी हैंड राइटिंग नोट्स करके वहां बनाई है। क्योंकि ये मेरे हैंड राइटिंग के नोट्स ही थे, इसको मैंने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करवा के ये मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियो आपको डाले हुए हैंड राइटिंग नोट्स में, कुछ लोगों ने कहा कि राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है पीडीएफ, तो मैंने इसीलिए इसको डिजिटल फॉर्म में करवा के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को 2-3 बार देखिए कम से कम, क्योंकि आपको चीजें समझ में और याद हो जाए। समझना चीज ठीक है और उसके बाद चीजें याद भी रहे। एग्जाम में आखिरकार आपको वहां पे समझ के ही आंसर देना है, तो इसीलिए वीडियो को सुनना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले मैंने विधिवत रूप से संसद की जो का निर्माण है वो कैसे हुआ है, संविधान सभा क्या है उसके बारे में बताया हुआ है। संविधान में जो संविधान का स्रोत है वो किस किस कौन कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया, वो सभी मैंने विस्तृत रूप से वहां पे बताया है। फिर संविधान की विशेषताएं भी बताई हुई है। तो उसी प्रकार से नागरिकता भी, मैंने नागरिकता को इतने अच्छे से समाप्त किया। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी नागरिकता जो है प्रावधान समझ में आ जाएगा कि कैसे नागरिकता मिलती है, कैसे समाप्त होती है, और विदेशियों को भी नागरिकता की मैंने विधिवत रूप से वहां पे बात की है। उन सभी, देखो ये सभी वीडियो अब क्रम से आ रहे हैं। जैसे मूल अधिकार हो गया, तो मूल अधिकार के चूंकि ये बड़ा चैप्टर है तो इसलिए मैं इसको 2 वीडियो में लाया हूं। अब विस्तृत रूप से है, बिल्कुल भी इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया यहाँ से, तो किसी भी चीज, कोई भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है कि अब यहाँ पे हम 14 से 18 ये सभी प्रावधान में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक एक आर्टिकल को लेकर चल रहा हूँ। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने विस्तृत रूप से कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक किससे संबंधित है वो सभी बता दिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दोबारा से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे केवल आर्टिकल बता रहा हूँ, उसका प्रावधान बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब विधि के, यहाँ पे 2 शब्द का प्रयोग करता है यहाँ पे अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, दोनों को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है, रखा गया है। अब देखते हैं विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जो कि ब्रिटिश अवधारणा है, जो कि एक नकारात्मक अवधारणा है। इसको याद रखना है कि ब्रिटिश अवधारणा कौन सी है, तो विधि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जो कि एक नकारात्मक धारणा है। और विधियों के समान संरक्षण, ये अमेरिकी संविधान से यानी अमेरिकी अवधारणा है, जो कि एक सकारात्मक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 14 में ही और प्रावधान है कि राज्य राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या राज्य क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल 14 यही बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या राज्य क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा। फिर देखते हैं विधि के समक्ष समानता क्या है प्रावधान। तो विधि के समक्ष समानता यानी ब्रिटिश अवधारणा है, जो कि एक नकारात्मक अवधारणा है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में
किसी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। तो इसका प्रावधान यही बताया है कि विधि के कोई भी व्यक्ति है उसके साथ कोई भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाएगा। ठीक, किसी विशेष प्रकार का विशेषाधिकार नहीं, उसकी अनुपस्थिति है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिखे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, यही चीजें है बिल्कुल, कि विशेषाधिकार की अनुपस्थिति यानी कि किसी भी विशेष अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा किसी व्यक्ति को। और साधारण विधि बनेगी, साधारण विधि जो कि सबके लिए समान रहेगी, सभी नागरिकों के लिए समान रहेगी। यही बात यहाँ पे कहा गया है, और विधि के ऊपर कोई भी चीज नहीं है। तो ये भी बात प्रावधान यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद देखते हैं विधि के समान संरक्षण। समता की बात कर लिए, अब संरक्षण, जो कि अमेरिकी संविधान से जो कि एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक अवधारणा है। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता प्लस समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम और भेदभाव के सभी समान व्यवहार रखते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, कि विधियों के समान संरक्षण की बात। उसके बाद नेक्स्ट है कि सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए, नागरिकों और विदेशियों दोनों को। इसमें इसमें विधिक व्यक्ति यानी कि संवैधानिक निगम या कंपनियां जो होती हैं वो, फिर पंजीकृत संस्थाएं या किसी अन्य प्रकार के विधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ये हो गया क्या, कि सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए जो अधिकार है उनके बारे में बात कर रहा है, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो। तो इसमें विधिक व्यक्ति यानी कि संवैधानिक निगम जो है, या कंपनियां या पंजीकृत संस्थाएं, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि विधि का शासन। तो विधि का शासन से संबंध क्या है, कि विधि के समक्ष समानता विधि का शासन। तो विधि का शासन संविधान की मूल विशेषता के अंतर्गत आता है। देखो, संविधान में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या है, कि विधि का शासन यानी संविधान की एक मूल विशेषता है। ठीक है, और मैंने विशेषताओं का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं, वो विधिवत रूप से मैंने वहां पे बताया है। उसके बाद इसमें देखते हैं समता में के अपवाद। अब कुछ अपवाद भी हैं, कि समता में भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, तो इनमें क्या है कि ये अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। इसमें विदेशी संप्रभु या राजनयिक या यूएनओ या अन्य संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं इसमें कि अनुच्छेद 31C यानी 31C, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31C आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। तो ये प्रावधान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जिसके रहने से वो चला जाता है। तो अगर अनुच्छेद 31 आता है, 31C, तो उसके बाद 14C अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ अपवाद के रूप में इसको देखा गया है। उसके बाद इसमें देखते हैं अनुच्छेद 361A। तो 361A में प्रावधान, देखो ये सभी प्रावधान ले रहे हैं कहां से, तो ये सभी प्रावधान आपके आर्टिकल 14 के अंतर्गत ही आते हैं, उसी में अभी चल रहा है, अभी आर्टिकल 14 यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें आते क्या, 361A। तो इसमें संसद या राज्य विधायिका की किसी भी कार्यवाही की सत्य कार्यवाही में से संबंधित विषय वस्तु का समाचार पत्र में करना, तो पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि संसद या राज्य विधायिका में जो भी कार्यवाही होती है, तो उनके लिए आर्टिकल 361 के तहत कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगर कोई भी संसद या कानून बनाती है, वहां पे संसद में अगर कोई बहस चल रही है, अगर कोई भी विषय वस्तु है उससे संबंधित, तो कार्यवाही से संबंधित, तो उसके ऊपर चाहे न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी कोई भी मुकदमा या कोई भी दीवानी या फौजदारी किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये भी एक अपवाद के रूप में देखा गया, ये भी कहीं न कहीं समानता का ही उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 361A के ये प्रावधान है। अब देखते हैं कुछ विशेषाधिकार भी संसद को प्राप्त हैं, जैसे देखते हैं अनुच्छेद 105। तो ये भी एक अपवाद के रूप में देखा जाता है कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, और वहीं अनुच्छेद 194 194 के अंतर्गत
कि क्या है कि राज्य की विधायिका जो है या उसकी समिति के सदस्यों को विशेषाधिकार। तो अगर प्रावधान करता है कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आता है। तो वहीं राज्यों में अगर देखते हैं तो राज्यों की विधायिका को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो किस में है, तो अनुच्छेद 194 में प्राप्त है। ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 105 और 194 एंड 194। तो दोनों ही आर्टिकल याद रखना। दोनों ने अनुच्छेद जो है, एक हो गया संसद के लिए जो कि 105 है, और एक हो गया अनुच्छेद 194 जो कि राज्य की विधायिका को विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो ये हो गया आर्टिकल 14 के बारे में। एक एक पॉइंट को विधिवत रूप से मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 जो कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये प्रावधान करता है आर्टिकल 15 क्या बोला कि जो राज्य जो है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ये है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। फिर इसके अंतर्गत यह प्रावधान राज्य या निजी दोनों प्रकार के भेदभाव को रोक लगाता है, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो निजी व्यक्तियों का है। तो दोनों जो है उसके द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। दोनों प्रावधान ये इसके तहत किए जाते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 का 3 और 15 का 4। तो अनुच्छेद 15 और 4 ये देश में आरक्षण का मूलभूत आधार है। तो आरक्षण की जो बात करते हैं तो वो मूलभूत आधार कहाँ से है, तो अनुच्छेद 15 के 3 से और 15 के 4 में। यहाँ पे बोला है कि विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद भी हैं। कुछ अपवाद भी इसमें, जैसे राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति। तो ये होता है कि राज्य में महिलाओं के लिए जैसे आरक्षण की बात करता है तो वो कहीं न कहीं इससे अलग हो गया। तो ये एक कुछ 4 अपवाद के रूप में भी इनको देखते हैं। तो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति, और राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, राज्य जो है वो या तो सामाजिक रूप से या तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों चाहे निजी संस्थानों से राज्य को अनुदान प्राप्त करने या नहीं अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर उसमें प्रवेश के लिए कोई विशेष नियम बना सकती है। और नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए भी ये आर्टिकल प्रावधान करता है इसके अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। तो शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात किसमें है, तो है अनुच्छेद 15 के सी में। 15 सी में अपवाद 93वां संविधान संशोधन जो कि अधिनियमित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में आरक्षण की बात करता है, और अधिनियम 206 जो कि IIT और IIM सहित सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण क्या प्रावधान करता है, जैसे कि उपर्युक्त अपवाद सी में, जैसे देखा है उपर्युक्त अपवाद सी को 2019 के 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जो EWS का जो प्रावधान है वो कब जोड़ा गया था, 2019 में, और जो संशोधन किया गया था वो 103वां संशोधन। और संशोधन किस आर्टिकल में हुआ, तो 15 के 4 में हुआ था, ये हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार इसमें केंद्र सरकार ने 2019 में आदेश जारी किया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये बात कर ली मैंने आर्टिकल 15 की, यानी कि अनुच्छेद 15 की विस्तृत रूप से बात कर ली है यहाँ पे। अब इसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 का प्रावधान। अनुच्छेद 16 में क्या क्या प्रावधान है कि अनुच्छेद 16 जो कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता की बात करता है।
तो किसी भी राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार के लिए या नियुक्ति के मामलों के लिए सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है कि सभी को समान रूप से रोजगार दिया जाए। ये अवसर की समानता का प्रावधान है अनुच्छेद 16 में। इसमें केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रोजगार का भेदभाव जो अवसर की समानता जो है ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। इसी में लोक नियोजन के समता के संबंध में 4 अपवाद भी है। अब इसमें लोक नियोजन के संबंध में 4 अपवाद है। क्या अपवाद है? पहला है संसद। तो संसद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में नियुक्त के लिए निवास शर्त के उल्लेख कर सकती है। तो इसमें क्या है कि संसद जो है, संसद या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण जो है उनमें नियुक्त के लिए निवास की शर्त का उल्लेख कर सकती है, और अभी केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा प्रावधान है। फिर दूसरा पॉइंट है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति के पदों का आरक्षण या आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, ये तो एक समता के अपवाद का ही रूप हो गया, तो ये अपवाद में आता है। जो राज्य सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिर तीसरा बात क्या है कि विधि के अनुरूप किसी संस्था, धार्मिक या संप्रदाय से संबंधित या इसके ये कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। फिर चौथा इसमें है पॉइंट कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक की नियुक्ति के पक्ष में 10% के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। तो ये अपवाद के रूप में देखा गया है। तो 16 में क्या था? 16 में अवसर की समानता की बात करता है कि समान रूप से सबको रोजगार में या कार्यालय में किसी भी प्रकार का रोजगार हो तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, यानी अवसर की समता की बात करता है अनुच्छेद 16। अब चलते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी भी, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत। ठीक है, तो किसी भी रूप में अस्पृश्यता की मनाही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित करके साल 1976 में इसका नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो पहले इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। यह अधिनियम अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बनाया गया था। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को संविधान या अधिनियम में परिभाषित नहीं है। तो अस्पृश्यता जो है यानी छुआछूत जो है वो कहीं भी संविधान में या फिर किसी अधिनियम में वर्णित नहीं है। इसको मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के विषय वस्तु को शाब्दिक या व्यवहारिक अर्थों में अस्पृश्यता नहीं है। तो क्या बोला है कि मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 17 जो है उसकी विषय वस्तु शाब्दिक या व्याकरणीय अर्थों में अस्पृश्यता नहीं है। लेकिन देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई सामाजिक निर्योग्यता कुछ वर्गों पर थोपी गई है। तो ये सामाजिक निर्योग्यता कुछ जो ये क्या मैसूर जो हाई कोर्ट है उसने कहा था अस्पृश्यता जो है कहीं भी किसी भी प्रकार का ये प्रावधान नहीं है, कोई भी एक शाब्दिक कोई विषय वस्तु इस प्रकार का नहीं है। ये क्या किया गया है, इसको ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई है और इसको सामाजिक निर्योग्यता के कुछ वर्गों में थोपी गई है। कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं आदि के उनके बहिष्कार से संबंधित सम्मिलित नहीं किया गया है, उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। निजी व्यक्ति या राज्य के संवैधानिक दायित्व के खिलाफ उपबंध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो ये हो गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। देखो यहाँ पे ये है अनुच्छेद 18, ये 17 नहीं है, ये अनुच्छेद 18, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। ये नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम अनुच्छेद 18 को, अनुच्छेद 18 है ये। ठीक है, इसमें राज्य किसी भी चाहे वह नागरिक हो या विदेशी किसी भी को उपाधि, एक सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर, सैन्य उपाधि जो होती है कमांडर वगैरह ये सब उपाधियां और शैक्षणिक सम्मान जो होता है इन पद्म विभूषण वगैरह इन सबको अगर छोड़ दिया जाए, अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि की मनाही करता है। जैसे राजा महाराजा की पहले उपाधि होती थी तो उन सब की उपाधि का अंत कहाँ है, तो अनुच्छेद 18 में इन सब का अंत की बात कही गई है।
वह भारत का नागरिक जो किसी भी विदेशी राज्य से भी उपाधि को स्वीकार करने का निषेध करता है। तो अगर कोई भारतीय है, उसको कोई विदेशी नागरिक विदेश में कोई उपाधि दी गई है, तो उसके लिए भी मनाही है, लेकिन वो भी प्रावधान कर सकता है राष्ट्रपति की या जो स्वीकृति के आधार पे आप कर सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में ये चीज की मनाही की गई है। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया। तो इनको 1996 में उचित ठहराया गया, इनकी मनाही नहीं की गई। तो 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया। ये उपाधि के अंतर्गत नहीं लिया गया इसको। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि और अनुच्छेद 18 के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। तो ये जो उपाधि है ऊपर वाले, तो ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पुरस्कार आने वाले नाम के प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार वापस देना होगा। अगर कोई पुरस्कार मिलता है विदेशों में कहीं भी, तो उनको अपने आगे जो है या पीछे कहीं पे भी वो पुरस्कार का नाम नहीं लिखना चाहिए, उसको मनाही है। फिर राज्य के तहत लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप से कोई भेंट उपलब्ध या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, कोई भी पद जो है या कोई भी उपाधि जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो धारण कर सकता है। तो ये तो मैंने 18 तक बात कर ली है। अब चलेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बहुत बड़ा प्रावधान है, इनके 6 के बारे में देखेंगे पूरा विस्तृत रूप से। अब 19 के अंतर्गत देखते हैं कि मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। तो मूल संविधान में या मूल रूप से जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 मूल अधिकार थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300 ए में के अंतर्गत रखा गया। तो अगर प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितने जो होते हैं मूल अधिकार थे, तो वो थे 7 थे। ठीक है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत 1978 में एक जो है वो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया। कहाँ पे? तो 300 ए में, 300 ए के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखते हैं 6 अधिकार कौन कौन से मूल अधिकार। पहला है वाक एवं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने चालने की जो है, बोलने चालने, वाक मतलब अभिव्यक्ति मतलब लिखने की, तो पढ़ने और लिखने ये भी कर सकते हैं, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति ये सही सटीक शब्द हमारे संविधान में दिया गया है, तो इसकी स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, यानी सम्मेलन करने का अधिकार देता है किसमें? सेकेंड में। फिर तीसरा है कि सगम या संघ या सहकारी संस्था बनाने का अधिकार। तो सगम या संघ, कोई संघ बनाना है, कोई सहकारी संस्था बनाने का अधिकार देता है 3 में, अनुच्छेद 19 के 3 में। फिर है कि अनुच्छेद 19 के 4 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण करने का अधिकार, यानी घूमने फिरने का अधिकार। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, संचरण यानी घूमने फिरने का अधिकार। फिर है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, नेक्स्ट है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास और बसने का अधिकार, निवास करने का अधिकार और बसने का अधिकार। उसके बाद में छठा है कि कोई वृत्ति, उपाजिका या व्यापार या कारोबार, यहाँ पे कारोबार करने का अधिकार, कारोबार या कारोबार करने का अधिकार, यानी व्यापार करने का अधिकार। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। फिर दूसरा है यहाँ पे शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है सगम या संघ बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से, यानी कि घूमने फिरने का अधिकार। पांचवा यहाँ पे है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास या वसने का अधिकार। फिर छठा है कि कोई वृत्ति, उपाजिका या व्यापार तथा कारोबार करने का अधिकार की अवधारणा यहाँ पे दे रखी है। इसमें देखेंगे कि इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में कर सकते हैं, ना कि किसी निजी मामले में। तो ये 6 प्रकार के जो अधिकार हैं, इनकी रक्षा केवल राज्य के खिलाफ के मामले में कर सकते हैं, कोई निजी मामले में इनके खिलाफ नहीं कर सकते हैं।
अब देखते हैं राज्य इन छह अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में वर्णित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जो छह अधिकार बताए इनके आधार पर राज्य जो है वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 19 के तहत। अब इसमें देखते हैं एक एक को बारीकी बारीकी से यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि 19 के 1 में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें क्या क्या प्रावधान है उनको भी हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है, क्योंकि दोबारा कोई बुक या कोई भी नोट्स ना उठाना पड़े आपको। यहाँ से आप अगर एक से दो बार वीडियो देख लेते तो वीडियो के माध्यम से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, साथ साथ में और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये सभी जानकारी सबको मिल सके, सबकी तैयारी अच्छी हो सके। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के बारे में विस्तृत रूप से। तो इसमें क्या बताया था, अनुच्छेद 1 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के 1 में अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें क्या क्या है, उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया। अब इसमें वाक और अभिव्यक्ति में शामिल क्या क्या है उनके उस प्रावधान को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। तो अपने विचार भी रखो, साथ साथ में दूसरे की भी सुनो, दूसरों का भी विचार रखने का मौका दो। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आई है क्या, कि 19 के 1 में बताया गया है। ये सभी 19 से 1 में। फिर दूसरा इसमें है कि प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 ही आर्टिकल में है, 19 के 1 में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसके अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा है कि व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता। तो व्यावसायिक विज्ञापन देना तो इन सबकी भी यहीं पे है। फिर एक फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फिर ये प्रसारित करने का अधिकार, यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर कोई अधिकार नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई अधिकार नहीं, वो स्वतंत्र है। तो जिससे कि जितने भी चैनल वगैरह आते हैं तो ये सब क्या है, ये सब मीडिया है। तो इनके भी जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 1 के 1 में दिए गए हैं, कि ये कोई भी न्यूज जो है वो प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी 19(1) में 6 है कि कोई किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित आयोजित बंद के अधिकार। तो कोई भी राजनीतिक दल या कोई संगठन है वो कोई सी चीज आयोजित करे और बंद करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। फिर इसी में है सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। जो सरकारी गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में भी जानने का अधिकार भी 19 के 1 में ही वर्णित है। फिर है कि शांति का अधिकार, शांति बनाने का अधिकार भी देता है। फिर है अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार। अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार भी 19(1) के में ही वर्णित है। उसके बाद देखते हैं कि 10वां है इसमें प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं। देखो, प्रदर्शन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। 19(1) में ये चीज वर्णित नहीं है, लेकिन प्रदर्शन कर सकते हो, किसी चीज का विरोध कर सकते हो, सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हो, उनका समर्थन कर सकते हो, उनका प्रदर्शन कर सकते हो, ये सभी कर सकते हो, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उसी के बाद उचित प्रतिबंध और क्या क्या है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवहेलना, मनमानी, अपराध में संलिप्तता। तो ये भी कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से 19 के 1 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो सभी मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं 19 के 2 में। 19 के 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाक और स्वतंत्र नहीं होगा। 19 के 2 में पढ़ा था शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण संगठित करने का, सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार पढ़ा था 19 के 2 में। तो सम्मेलन का अधिकार बताया था मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि शांति संघ, वो शांति शांति और सम्मेलन, यहाँ लिख लो शांतिपूर्ण सम्मेलन। तो यहाँ हो गया आपका शांतिपूर्ण सम्मेलन, सम्मेलन का अधिकार। ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन में सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे
पहला है कि सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार। तो सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार। दूसरा है सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार। शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा करना, कोई प्रदर्शन करना या शांतिपूर्ण जुलूस निकालने का अधिकार भी किसमें है? तो आर्टिकल 19 के 2 में है, जिसमें संघ और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। फिर है कि केवल सार्वजनिक भूमि पर शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप कर सकते हो, क्या जुलूस वगैरह निकाल सकते हो या सम्मेलन कर सकते हो, केवल सार्वजनिक भूमि पर, वो भी शांतिपूर्ण और बिना हथियार के। हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन या सार्वजनिक शांति भंग करने का अधिकार नहीं देता है। हिंसा करने का अधिकार नहीं है, आपको गलत संगठन का सम्मेलन करने का अधिकार नहीं है, फिर सार्वजनिक शांति भंग करने का भी अधिकार ये नहीं देता है। उसके बाद में हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आता है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। उचित प्रबंधन क्या क्या है? भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक आदेश। धारा 144 जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है, धारा 144 ये उचित प्रतिबंध और भी लगाता है। फिर 1973 में मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है मानव जीवन के लिए खतरा या स्वास्थ्य है। अगर मानव जीवन को कोई खतरा हो रहा है या कोई है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि धारा 144 लागू कर दे, या फिर एक 1973 में ये आया था कि जिसके तहत मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है मानव जीवन के लिए जो खतरा हो या जो सुरक्षा हो, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान देगा तथा दंगा भड़काने के आधार पर, तो ये आधार बन सकता है। तो 1973 में ये प्रावधान आया था। फिर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 141 में 5 और अधिक व्यक्तियों को संगठन गैर कानूनी हो सकता है, जो 144 धारा लागू होती है। तो उसके बाद क्या है कि अगर कोई भी आईपीसी की धारा 141 के अंतर्गत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। क्यों हो सकता है, किस आधार पर गैर कानूनी कहा जाएगा? वो आधार है कि किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया में निष्पादन का विरोध करना। अगर कोई भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना। दूसरा है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना, या किसी आपराधिक कार्य की चर्चा या किसी व्यक्ति के गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करना। फिर एक संगठन या उसके कर्मचारी को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। तो ये सभी आर्टिकल 19 के 2 में है। 19 के 2 में क्या था? शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, उसके तहत ये सभी प्रावधान मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं 19 के 3 में। 19 के 3 में सगम और संघ बनाने का अधिकार। सगम और संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार को याद रखिए। 19 के 3 में सभी नागरिकों को सगम, संघ या सहकारी समिति के गठन करने का अधिकार। सगम, संघ या सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है 19 के 3 में। और गठित करने का अधिकार राजनीतिक दल, कंपनी, साझेदारी फर्म, समितियां, क्लब या संगठन, ट्रेड यूनियन या अन्य अन्य इकाइयां भी हो सकती हैं। संगम या संघ को नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार। संगम या संघ के गठन या उसमें शामिल होने का नकारात्मक अधिकार भी इसमें शामिल है। अब किस किस पे प्रतिबंध लगाता है? तो उचित प्रतिबंध के अंतर्गत भारत की संप्रभुता और अखंडता इससे ना हो। फिर है सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, संगम को स्वीकारोक्ति तथा मान्यता प्रदान करने हेतु मूल अधिकार नहीं है। ट्रेड यूनियन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यवस्था दी गई। तो ट्रेड यूनियन के लिए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है क्या कि मोल भाव या सौदेबाजी का कोई अधिकार नहीं। तो जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनको मोल भाव करने का या कोई भी सौदेबाजी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हड़ताल करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सभी ट्रेड यूनियन को अधिकार नहीं दिए गए हैं। अब देखते हैं कि 19 के 4 में बताया था आवाज संचरण का अधिकार। आवाज आवाज संचरण का अधिकार मतलब हो गया कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार। आवाज मतलब कोई भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है पूरे देश में।
प्रत्येक नागरिक को संरक्षण का अधिकार एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक राज्य के भीतर या भारत की एकता राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देती है। तो ये क्या करती है? अगर एकता रहेगी तो हमारे राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिलेगा। तो यही बोला है कि आज जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अपने राज्य के भीतर कहीं भी वो क्या नाम घूम सकता है या आचरण कर सकता है, या ये सभी चीजें हैं जो कि अनुच्छेद 19 के चार में वर्णित है। अब इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि आम जनता का हित, किसी अनुसूचित जनजाति के हित का संरक्षण करना। तो ये एक प्रकार का प्रतिबंध है। उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नैतिकता के आधार पर वेश्या के संचरण को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये उच्चतम न्यायालय का एक था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए या नैतिकता के आधार पर वेश्या के संचरण के अधिकार को प्रतिबिंबित किया जा सकता है। आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या इसके में आता है कि देश में निर्बाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत, और बाहरी स्वतंत्रता, देश के बाहर घूमने का अधिकार 21 में। देखो, अगर देश के अंदर की बात करता है, कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में, तो ये सभी आर्टिकल 19 में है। अगर वही प्रावधान आता है बाहरी स्वतंत्रता मतलब कि किसी दूसरे देश में अगर आपको जानने की स्वतंत्रता है, वो 21 के अंतर्गत वर्णित है। तो ये विशेषकर याद रखना। अगर अंदर बात करता है तो अनुच्छेद 19, और अगर देश के बाहर कहीं विदेश में आपको घूमने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। ये विशेष रूप से दोनों पॉइंट को याद रखिए, ये क्वेश्चन को आप फंसा सकता है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19 के 5 में। 19 के 5 में बोलता है कहीं भी निवास करने का अधिकार। निवास का अधिकार देता है कहाँ, किसमें? तो अनुच्छेद 5 में, 19 के 5 में। देश के कई हिस्सों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु अपने नियम और कानून के बनाने का अधिकार। देखो, अगर कोई जनजातीय क्षेत्र है तो वहां पे जनजातियों को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए वहां पे किसी भी प्रकार का किसी को निवास करने नहीं देते हैं। लेकिन ये हमारे अधिकार का हनन होता है, तो ऐसा नहीं है। उनके पास ये अधिकार है कि वो कहीं भी, मतलब कोई भी जनजातीय क्षेत्र है उसमें वो अपना कानून बनाने का अधिकार उनको दिया गया है। उसके बाद निवास का अधिकार और घूमने का अधिकार भी एक दूसरे के पूरक है। तो निवास का अधिकार और घूमने का अधिकार दोनों एक दूसरे के कहीं न कहीं पूरक माने जाते हैं। फिर है अनुच्छेद 19 के 6 में, जो कि व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। तो व्यापार करने का अधिकार या कारोबार करने का अधिकार कहीं भी, तो अनुच्छेद 19 के 6 में दिया गया है। सभी नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने, कोई भी काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति, व्यवसाय करने या व्यापार शुरू करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 के 6 में। और यह अधिकार बहुत विस्तृत है। यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। तो ये जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। फिर राज्य सशक्त है कि, अब इसके अंतर्गत क्या है, राज्य सशक्त है कि किसी पेशे या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताओं को जरूरी ठहरा सकता है, और किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है, और राज्य को अपने एकाधिकार को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार में ऐसे पैसा या व्यवसाय या व्यापार शामिल नहीं है जो अनैतिक है या खतरनाक है। राज्य इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकता है या संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। तो ये सभी प्रावधान किसमें थे? 19 के 6 में। कोई भी लाइसेंस देना तो ये सभी अधिकार राज्य को दिए जाते हैं। फिर अनुच्छेद 20, ये दोषपूर्ण वाला सिद्धांत है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। ये देख लेते हैं आगे। हाँ, तो 20 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो 19 के सभी प्रावधान मैंने करा दिए। अब देखते हैं 20 में। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति, कंपनी या परिषद के विरुद्ध मनमाने या अत्यधिक सजा के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी आरोपी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति हो,
इनके विरुद्ध मनमाने और अत्यधिक अत्यधिक सजा के संरक्षण का प्रावधान करता है या प्रदान करता है। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भाग नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। दोहरी क्षति नहीं है इसके अंतर्गत। तो दोहरी क्षति कैसे नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगर एक बार व्यक्ति को दंडित किया जा चुका है आपको दोबारा उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। फिर इसके तहत नोट क्या है कि केवल न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर अर्थात निकायों के लिए जो प्रवृत्ति में न्यायिक है। तो ये प्रावधान दिया गया है किसमें 20 में। इसी के अंतर्गत कहा गया है स्व अभिसमन नहीं, यानी कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये बोलते हैं स्व अभिसमन नहीं, यानी कोई भी अपराध है किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त जो है वो किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के मजबूर नहीं किया जाएगा। मौखिक और इसके अंतर्गत मौखिक और दस्तावेजों साक्ष्य दोनों के लिए है। इसका विस्तार दीवानी सुनवाई पर नहीं हो सकता या जो सुनवाई आपराधिक प्रवृत्ति की ना हो, तो ये उसके लिए नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 में कहा गया, अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के द्वारा प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके मामले में अब इसमें कुछ मामले हैं, ठीक है। कुछ मामले क्या हैं? कुछ मामले में देखते हैं। सबसे पहले गोपालन मामला 1950। गोपालन मामला 1950 सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा उपबंध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। तो ये बोला है अनुच्छेद 21 में गोपालन मामले में कहा गया है कि जो संरक्षण है मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसी के तहत बोला गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि केवल व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता। फिर आ गया मेनका गांधी केस 1978। अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या व्यापक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उस विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष या न्यायपूर्ण हो। ठीक है, तो न्यायपूर्ण हो। जीवन का अधिकार मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो जीवन का अधिकार क्या है? तो मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो व्यापक आयाम और इसमें कई प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 का ए। 21 के ए में क्या प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। तो राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा और इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सभी व्यक्ति के लिए शिक्षा यानी कि नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति की तरह उठाया गया कदम। तो ये जो 21 किसके तहत आया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया है और जिसमें सभी के लिए शिक्षा यानी नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति की तरह उठाया गया कदम था। इसके तहत भाग 4 के अनुच्छेद 45 जो अनुच्छेद 45 है उसमें राज्य के नीति निषेध तत्व मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया था, जो कि अभी का बदलाव है कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो ये किया गया अनुच्छेद 45 में।
फिर देखते हैं अनुच्छेद 51 के ए में। 51 का ए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 या 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराएगा। तो यह अनुच्छेद 51 के ए में है, जो मूल कर्तव्य है उनमें दिया गया हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो 6 या 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को 6 या 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराएगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी। तो मुफ्त शिक्षा के अधिकार को मान्यता कब दी गई अनुच्छेद 21 के तहत? तो 1993 में, 1993 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या है? तो अनुच्छेद 22 में है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा प्रदान करना, निवारक हिरासत बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा प्रदान करना, ये अनुच्छेद 22 बताता है। और 22 के अंदर प्रावधान क्या क्या है? इसमें दंड विषयक हिरासत अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद दंड देना, अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद ही आप दंड दे सकते हैं। अनुच्छेद 22 के 1 में उपबंध है कि अनुच्छेद 22 के इस पहले भाग में साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 22 के 1 में क्या है? पहले भाग में किसका करता है? तो व्यक्ति के हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार का वर्णन करता है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, तो गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श तथा प्रतिरक्षा करने का अधिकार, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश किए जाने का अधिकार और मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त निरोध दिए गए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, और वह सुरक्षा विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत के कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए उपबंध नहीं है। तो यह जो सुरक्षा है वो विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपबंध नहीं करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 के 2 में। अनुच्छेद 22 के 2 इस दूसरे दंड विषय कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार का वर्णन करता है। यह सुरक्षा क्या है? तो नागरिकों को, यानी दोनों नागरिकों के साथ तथा विदेशी व्यक्ति के लिए भी उपबंध करता है। फिर है कि जब तक सलाहकार बोर्ड विस्तृत या उचित कारण न बताए तब तक किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो जब तक कोई सलाहकार बोर्ड या कोई बोर्ड विस्तृत रूप से या उचित कारण ना बताए तब तक जो किसी व्यक्ति की 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती हिरासत, उसको 3 महीने के अंदर ही रखा जाएगा, उसके अंतर्गत ही, उसके बाद उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। उस बोर्ड में कौन होंगे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। और अनुच्छेद 22 संसद को यह भी निर्धारित करने का अधिकृत करता है जो कि परिस्थितियों और मामलों के वर्ग जिनमें एक व्यक्ति को एक निवारक कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है बिना सलाहकार समिति की राय प्राप्त किए। अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, और यह निवारक निरोध कानून प्रक्रिया के तहत मामलों की कक्षाएं एक जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जानी चाहिए। फिर इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 22 संसद को यह निर्धारित करने की शक्ति भी देता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय के लिए निरोध में रखा जा सकता है कि इसकी जांच के दौरान ही सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली रीत। तो सभी चीजें 3 माह से का आप ज्यादा नहीं रख सकते। अगर 3 माह से ज्यादा रखना है तो सलाहकार बोर्ड जो है जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो वो निर्धारित करेंगे, तो उनके आधार पर हो सकता है। फिर है कि रक्षा और विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा जुड़े मामलों के लिए निवारक कानून के निर्माण के संसद के पास अनन्य अधिकार है। तो अगर कोई रक्षा से मामला है या विदेश मामला है या भारत से कोई सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो उसके लिए अगर किसी को निवारक कानून के निर्माण के लिए संसद को ये शक्ति प्राप्त है।
तो संसद ऐसा कोई भी अन्य अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। तो मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, ये अधिकार नागरिकों, यहाँ तो नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 23 गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य या उससे या किसी अन्य व्यक्ति से दूसरे की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर नोट है कि अनुच्छेद 23 में आयु का निर्धारण नहीं किया गया। तो अनुच्छेद 23 में आयु का कोई निर्धारण नहीं है। और मानव दुर्व्यापार का अभिप्राय, तो मानव का दुर्व्यापार का अभिप्राय क्या है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद या बिक्री या वैश्यावृत्ति सहित महिलाओं एवं बच्चों के साथ अनैतिक देह व्यापार, देवदासी प्रथा, इन सबको की बात करता है। किसमें? तो ये आता है क्या नाम है, दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? पुरुष आते हैं, महिलाओं, बच्चों की वस्तुओं के समान है, जैसे वस्तुएं बेची खरीदी जाती हैं उस प्रकार से व्यवहार नहीं होना चाहिए, उस प्रकार से खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। खरीद या बिक्री या वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं एवं बच्चों के साथ अनैतिक देह व्यापार या देवदासी बना के रखना या दास प्रथा, तो इन सबको अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत फैक्ट्री में या खानों में या अन्य खतरनाक कार्यों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे के कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है। यानी 14 वर्ष से अगर कोई कम है, नाबालिग माना जाता है, और वो जो है 14 वर्ष से अगर कोई कम है तो उसको किसी भी फैक्ट्री में, कोई खानों में या कोई जो भी खाने होती हैं, कोयला खान, खतरनाक खानों में, या फिर कोई निर्माण कार्य में जैसे रेलवे का निर्माण कार्य में, तो इन सब में आप 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 24 इसकी मनाही करता है। यह नुकसान न पहुंचाने वाले और आसान कार्यों में नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकारों के उल्लंघन या बालकों के साथ होने वाले अपराधों के तीव्र विचारण के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है या स्थापना के प्रावधान करता है। तो कौन से अधिनियम के तहत? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये आर्टिकल 24 में है। अब देखते हैं 25 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता के धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। और प्रचार प्रसार के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन धर्मांतरित करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म को आपको उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया 25 में, लेकिन धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 25 प्रदान करता है कि धार्मिक विश्वास बढ़ाता है, ये धार्मिक पूजा, परंपरा, आचरण के अधिकार को वर्णित करता है। इसके रूप में कुछ अपवाद देखे गए। अपवाद में लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधान के उल्लंघन, धर्मांतरण आदि के मामले में 25 लागू नहीं होता है। तो इसको याद रखना। अब देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का अधिकार और चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने, उसका स्वामित्व रखने का अधिकार और ऐसे संपत्ति को विधि के अनुसार प्रसारित करने का अधिकार, स्वयं के धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। तो सिंपल से शब्द में याद रखना है कि धर्म का प्रबंधन करना, बस धर्म के प्रबंधन का अधिकार देता है आर्टिकल 26 यानी 26। तो इसे सभी प्रावधान आपने देख लिए इसमें। अब देखते हैं अनुच्छेद 27।
अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म की अभिव्यक्ति के लिए समुदाय की से स्वतंत्रता या किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति, अभिवृद्धि या पोषण के व्यय करने के लिए करों के समुदाय के लिए बाध्य नहीं। तो करों के समुदाय के लिए बाध्य की बात करता है टैक्स वगैरह के, तो यह अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। इसके माध्यम से 27 में बोला, इसके माध्यम से राज्य को किसी धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म का पक्ष लेने से रोकने का प्रावधान किया गया है। और करों के रूप में एकत्रित धन का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव और उनकी उन्नति के लिए किया जा सकता है। केवल कर के केवल कर के एकत्रण पर रोक और शुल्क पर नहीं। केवल कर के एकत्रण पर रोक की गई है, लेकिन शुल्क पर रोक नहीं है। तो कर से संबंधित जो भी टैक्स से प्रावधान आता है वो 27 के अंतर्गत आता है, धार्मिक टैक्स जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत। अब देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने में से स्वतंत्रता पूर्णता राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो क्या बोला है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि राज्य द्वारा प्रसारित किंतु किसी विन्यास या न्यास द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में 4 प्रकार से विभेद करता है। तो अनुच्छेद 28 जो है वो शिक्षण संस्थानों में 4 प्रकार से विभेद करता है। क्या क्या? पहला है कि पूर्णतः राज्य पोषित संस्थाएं, धार्मिक निर्देश पूर्णतः निषेध। पूर्णतः राज्य पोषित संस्थाएं होनी चाहिए, धार्मिक निर्देश पूर्णतः निषेध है। दूसरा है कि राज्य द्वारा प्रशासित किंतु न्यास द्वारा स्थापित। तो राज्य द्वारा क्या है, प्रशासित हो और न्यास द्वारा स्थापित धार्मिक शिक्षा की अनुमति उसमें। तीसरा क्या प्रावधान है इसमें कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, और चौथा है कि राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान। अब देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। तो सिंपल सी बात को समझना है, 29 के अंतर्गत किसी भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए या नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी भाषा, बोली, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। फिर इसी के तहत किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थान या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोक नहीं करेगा। तो कोई भी शैक्षणिक संस्थान है वो राज्य की से सहायता प्राप्त संस्थान धर्म के आधार पर, जाति के या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोक नहीं किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 में वन में फर्स्ट में क्या है कि समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले प्रावधान। तो समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने वाला प्रावधान अनुच्छेद 29 के 2 में क्या है, तो नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी के प्रावधान, चाहे वो जिस भी समुदाय का हो। फिर 29 में क्या है और प्रावधान कि धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक की सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, पॉइंट याद रखना है, संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं, कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। दूसरी व्यवस्था क्या दी है कि इस अनुच्छेद में दी गई व्यवस्था केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है। ठीक है, तो ये नागरिक का अभिप्राय क्या होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, दोनों के लिए है। ये अल्पसंख्यक के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं करता है। संविधान ऐसी कोई भी परिभाषा अल्पसंख्यक के बारे में नहीं बताता है। फिर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना या प्रशासन करना ये अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग, धार्मिक और भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। क्या क्या अधिकार प्रदान करता है?
सबसे पहला है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। तो जितने भी अल्पसंख्यक हो उनको अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करना और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। और दूसरा है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि नियत और उसके अधीन अवधारित रकम जितनी हो उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्वाध या निर्वत ना हो। ये 44वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया था। उतना ज्यादा भाषा में नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल भाषा में समझ लेना है बस। सहायता देने के लिए अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबिंबित किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा और अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा की गारंटी भी केवल अल्पसंख्यकों धार्मिक और भाषाई आधार तक ही सीमित है। तो ये चीज याद रखना है। नोट इसमें दिया हुआ है कि अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के लिए किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं, अनुच्छेद 19 की तरह नहीं है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। फिर आ जाओ अनुच्छेद 32 जो कि इसका टॉपिक का लास्ट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 कहता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु संवैधानिक उपचार का अधिकार आधारभूत ढांचा का हिस्सा है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। और उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकारों का रक्षक के रूप में कार्य करता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत। ये दोनों प्रावधान याद रखना। अंबेडकर ने जो BR अम्बेडकर है उन्होंने इस अनुच्छेद के जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा कहा। तो ये चीज प्रश्न आता है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 32 के तहत 4 प्रावधान किए गए हैं। मूल अधिकारों को लागू करवाने हेतु उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। संसद जो है किसी भी अन्य न्यायालय का आदेश, निर्देश या रिट की शक्ति सौंप सकती है। संसद जो है किसी भी को ये शक्ति सौंप सकती है। संविधान में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त यह अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त यह अधिकार जो वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अब कुछ देख लेते हैं प्रावधान, जैसे कि वो सर्वोच्च न्यायालय में क्या है और उच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिक क्षेत्राधिकार और अन्य नहीं। तो क्या है कि ये अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के बाद कुछ प्राथमिक क्षेत्राधिकार है और अनन्य इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के पास और भी शक्तियां हैं, अनन्य शक्ति है और प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत कुछ सीमित शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास, प्राथमिक क्षेत्राधिकार है और कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन उच्च न्यायालय के पास अनन्य अधिकार भी है और साथ साथ में प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी है। फिर पहले सर्वोच्च न्यायालय का देख लेते हैं कि वादी उच्च न्यायालय में भी जा सकते। तो वादी जो है जो जा रहा है तो वादी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। केवल मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। यहाँ पे केवल मौलिक अधिकारों की बात करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। फिर क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या अधिक विस्तृत है। और क्या है कि रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है। इस प्रकार के यह नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक और प्रत्याभूत करता है। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय में देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय 226 के तहत इसके पास प्राथमिक क्षेत्राधिकार और अनन्य शक्ति भी प्राप्त है। कानूनी और संवैधानिक अधिकार तथा परंपरागत अधिकार भी इसके पास है। यानी कानूनी अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी और परंपरागत अधिकार भी इसके पास है। फिर विस्तृत रिट अधिकारिता, तो रिट की जो अधिकारिता वो विस्तृत है। फिर संकीर्ण क्षेत्राधिकार, क्योंकि ये केवल राज्य की सीमा तक ही सीमित है। फिर रिट जारी करने से मना कर सकता है। तो कौन? तो उच्च न्यायालय रिट जारी करने से मना कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है। ये विशेषकर याद रखना।
अब है रिट के प्रकार और उसके क्षेत्र, कौन कौन सी रिट होती है, क्या क्या प्रकार होते हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। क्योंकि अनुच्छेद आपको पूरी बता दिया, अनुच्छेद 32 का ये प्रावधान चल रहा है पूरा, ठीक है, रिट जारी करना 32 के तहत। फिर देखते हैं कि रिट कौन कौन सी होती है। तो ये उच्च न्यायालय जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोला जाता है इंग्लिश में, परमादेश मैंडामास, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, फिर उत्प्रेषण तो स्यूटरी, फिर अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। तो ये 4-5 प्रकार की रिटें जारी करता है उच्च न्यायालय और उच्चतम दोनों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये रिटें अंग्रेजी कानून से ली गई, ये चीज याद रखना, ये रिटें कहाँ ली गई हैं, तो इंग्लिश कानून यानी ब्रिटिश से ली गई हैं। विशेषाधिकार रिट कहा जाता है इन्हें, विशेषाधिकार रिट कहा जाता है, और इन्हें न्याय का झरना भी कहा जाता है। तो न्याय का झरना किनको बोला जाता है, रिटों को न्याय का झरना कहा जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या है। इसका अर्थ है इसको प्रस्तुत किया जाए, अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे। तो न्यायालय गिरफ्तारी के आदेश जारी करने वाले अधिकार को आदेश जारी करता, अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने उपस्थित करे। अब क्या क्या प्रावधान है इसके तहत, कि गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध और सार्वजनिक प्राधिकार या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। तो किस किस के जारी किए जाते हैं, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हथियार के रूप में खिलाफ, और जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी की जाती है, और सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ ये जारी की जाती है। ये तब जारी नहीं की जा सकती है जब हिरासत कानून सम्मत हो या न्यायालय की अवमानना हो, तब नहीं कर सकते। और न्यायालय के द्वारा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई है वो, तब इसको नहीं, हिरासत में नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखते हैं परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। गतिविधि को निर्देशित करता है, तो गतिविधि को क्या करता है कि निर्देशित करता है, और न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। तो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है तो उस प्रकार से उसको जारी करें। किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम या अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है इसको। फिर कहाँ जारी नहीं की जा सकती है, कि निजी व्यक्ति, निकाय के खिलाफ, गैर संवैधानिक विभाग, जब कर्तव्य विवेकाधीन हो, संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्य, तो इनके खिलाफ जारी परमादेश नहीं हो सकता है। तो इसको भी याद रखना। फिर प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, प्रतिषेध मतलब रोकना। क्या, तो उच्च न्यायालय और उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय न्याय के कार्यों को रोकने केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी की जाती है। तो क्या बोला है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए, उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही ये जारी की जाती है। कौन सी, प्रतिषेध। क्या उपलब्ध नहीं है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय और निजी व्यक्ति या निकायों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। तो प्रशासनिक प्राधिकरण नहीं, इसमें इसे जारी नहीं की जा सकती है। विधायी निकायों के लिए, निजी व्यक्ति के लिए या निकायों के लिए ये नहीं किया जा सकता है। फिर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या अर्थ होता है, क्या, कि प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों को स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी किया जाता है। निवारक या सहायक दोनों तरह का, निवारक या सहायक दोनों तरह का।
किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, न्यायिक हो चाहे अर्ध न्यायिक, दोनों के खिलाफ। अनु 1991 के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जब यह व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव डालते हो। अगर कोई प्रशासनिक प्राधिकरण है, वो अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का प्रभाव डालता है तो 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है? तो विधायी निकायों के खिलाफ, निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ ये जारी नहीं किए जा सकते हैं। कौन सी रीट? तो उत्प्रेषण, वो प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। तो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक न्याय कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने को रोकता है यह। और सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में जब संवैधानिक हो तो उसके खिलाफ भी जारी किया जाता है। अब जारी नहीं किया जा सकता है तो मंत्री स्त्री कार्यालय या निजी कार्यालय के खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी नहीं किया जा सकता है। किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित व्यक्ति द्वारा हो। तो ये चीज विशेषकर याद रखना कि अधिकार परीक्षा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी की जा सकती है, चाहे वो पीड़ित हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए फिर रेट। अब देखते हैं अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या है प्रावधान है। तो अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। तो सिंपल सी बात को याद रखना है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को है। तो अनुच्छेद 33 के तहत जो भी कानून बनेंगे उनकी शक्ति केवल किसको है? तो संसद को है। किसी भी राज्य विधानमंडल को कोई कानून इसके लिए नहीं बना सकती है। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि इस प्रकार का सैन्य संबंधी कोई भी कानून बनता है तो इसके कानून को किसी भी न्यायालय में मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित संसदीय कानून जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध हो, कोर्ट मार्शल यानी सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 ये बोलता है कि जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो तब अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान करता है। तो अगर कहीं पर भी मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू हो तब वहां पर अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 34 जो कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान करता है। यदि यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे, या संसद किसी भी मार्शल लॉ क्षेत्र में जारी आदेश को वैधता प्रदान करता है। अब मार्शल लॉ का तात्पर्य, मार्शल लॉ पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है या इसका तात्पर्य क्या है? तो मार्शल लॉ होता है सैन्य शासन, इसको बोलते हैं। सेना द्वारा सामान्य कानून या सरकार के निलंबन से है। तो सेना द्वारा जो सामान्य कानून होता है और सरकार के निलंबन से है तो वो होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजी कानून से लिया गया है। अभिव्यक्ति मार्शल लॉ सैन्य शासन को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं करता। याद रखना कि मार्शल लॉ सैन्य शासन को कहीं भी संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 34 के तहत भारत की किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 34 के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि कुछ विशेष मूल अधिकारों के प्रभावी करने के लिए केवल संसद को ही कानून बनाने की शक्ति है, ना कि राज्य विधानमंडल को। ये कहता है अनुच्छेद 35।
कि कुछ विशेष मूल अधिकार होंगे, उनको प्रभावी करने के लिए केवल संसद को ही कानून बनाने की शक्ति है 35 के अंतर्गत, जो कि राज्य विधानमंडल को नहीं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकारों और दंड व उनकी प्रकृति के संबंध में पूरे भारत में एकरूपता स्थापित करना। फिर संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास नहीं कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। कुछ रोजगार नियुक्तियों के लिए निवास की व्यवस्था अनुच्छेद 16 में की गई है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को मूल अधिकारों के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के सशक्त बनाना अनुच्छेद 32 के तहत है। फिर सशस्त्र बलों, स्वतंत्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 33 में है। और किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू के दौरान किए गए किसी भी कार्य को क्षतिपूर्ति देना, यह अनुच्छेद 34 के अंतर्गत, ये सभी 34 के अंतर्गत है। राज्य के पास, राज्य विधानमंडल के पास नहीं, सॉरी, संसद के पास, राज्य की विधानमंडल के पास नहीं, मूल अधिकारों के तहत दंडित करने की कानून बनाने के लिए अधिकार होगा। तो मूल अधिकारों के तहत दंडित करने का कानून बनाने का अधिकार होगा। तो ये प्रावधान है संसद के पास, राज्य के पास, संसद के पास है कि मूल अधिकारों को दंडित करने के कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल है, क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, मानव में दुर्व्यापार या बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत के उपयुक्त मामलों में कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति सुनिश्चित करता है। हालांकि इनमें कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल राज्य सूची के दायरे में भी आते हैं। तो ये प्रावधान थे अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, संसद कानून बना सकती है इन सब के बारे में। अब देखते हैं मूल अधिकार की आलोचना और मूल अधिकार के महत्व। तो मूल अधिकार की आलोचना किस प्रकार से की गई है? तो बोला गया है कि ये अत्यधिक या व्यापक सीमाएं हैं इसकी, कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है, स्पष्टता का अभाव है और स्थायित्व का अभाव है, आपातकाल के दौरान इनको स्थगन करने का है, फिर महंगा उपचार है इनका, और निवारक निरोध प्रतिमान दर्शन नहीं। तो ये हो गए इसकी कुछ आलोचनाएं। अब इसका महत्व क्या है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला रखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की के रक्षक हैं ये, और व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। फिर भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करते हैं और अल्पसंख्यक के हितों की भी ये रक्षा करते हैं। तो ये हो गया इसके महत्व और इसके आलोचना। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद ये लास्ट है यहाँ पे कि देखते हैं कि मूल अधिकार, ये लास्ट है कि मूल अधिकार जो कि मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व और मूल कर्तव्य में अंतर। तो पहले देखते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य है, राजनीतिक न्याय है ये, और कानूनी या विधिक निबंधन है, व्यक्तिगत तो लागू होते हैं, और क्या नाम है, मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, और यदि कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय में उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये हो गया मूल अधिकार के तहत मूल अधिकार, और इसमें अंतर देखते हैं। तो ये क्या नाम है, नीति तत्व वाद योग्य नहीं है, ठीक है। ये आर्थिक और सामाजिक न्याय है इसमें। फिर कानूनी या विधिक निबंधन नहीं है, ये समाजवादी है। फिर स्वयं परिवर्तित नहीं होते हैं ये। यदि कोई कानून डीपीएसपी का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय में उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। मूल कर्तव्य क्या है? तो मूल कर्तव्य केवल कर्तव्य के रूप में है, विधिक बाध्यता नहीं, कानूनी या विधिक निर्बंधन नहीं है इनमें, और ये स्वयं परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये हो गए मूल कर्तव्य। तो तीनों के बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ देख लिया। इस प्रकार से मूल अधिकार के बारे में मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे एक एक पॉइंट को विधिवत रूप से आप लोगों को बताया है। वीडियो को पूरा देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ साथ में अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, किससे? तो डीपीएसपी की, यानी कि मैंने 35 तक बात कर ली, अब 36 यानी 36 आर्टिकल से चलेंगे, वहां पे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करेंगे वहां पे, ठीक है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।